अब देखिए हम लोग जो फर्दर अमेंडमेंट्स हुए हैं जो एप्लीकेबल रहेंगे मई 25 एग्ज़ाम्स के लिए और नवंबर 25 एग्ज़ाम्स के लिए, वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो रेगुलर कोर्स में अमेंडमेंट्स कैरी आउट होते ही रहते हैं, तो कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं that will be applicable for the students who are writing their examination in May 25 and November 25. We will be discussing those amendments. So सप्लाई वाले चैप्टर में तो सर्कुलर्स आए हैं और नेगेटिव लिस्ट के अंदर दो और ट्रांजैक्शंस, दो और एक्टिविटीज़ क्या है इन्होंने ऐड की है। तो पहले नेगेटिव लिस्ट वाला जो एक्टिविटीज़ हैं उसका अपन देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर जो सर्कुलर्स इन्होंने जारी किए हैं दैट विल बी डिस्कसिंग। तो एक तो देखिए क्या हो रहा है जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर, ये है पहली बात, जो अपोर्शनमेंट किया जा रहा है को इंश्योरेंस प्रीमियम का। लीड इंश्योरर है और उसके को इंश्योरर अपॉइंट किए हैं। तो बेसिकली जो लीड इंश्योरर है वो क्या कर रहा है, पूरी जो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योर्ड से चार्ज कर रहा है उस पर जीएसटी दे रहा है, और फिर इस इंश्योरेंस प्रीमियम को अपोर्शन किया जा रहा है जो को इंश्योरर है उसको। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में इस अपोर्शनमेंट पे जीएसटी लेवेबल नहीं होगा। दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिगार्डेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर से सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखिए द एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ co-insurance premium, the activity of apportionment of co-insurance premium by lead insurer to co-insurer for insurance services jointly supplied by lead insurer to co-insurer to the insured in co-insurance agreements। ठीक है, तो जो क्या एक्टिविटी अपोर्शनमेंट का हो रहा है, क्या अपोर्शन हो रहा है, को इंश्योरेंस प्रीमियम अपोर्शन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, लीड इंश्योरर के द्वारा। किसको किया जा रहा है, टू को इंश्योरर फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज, जो कि जॉइंटली सप्लाई की जा रही है लीड इंश्योरर और को इंश्योरर के द्वारा। ठीक है, इंश्योर्ड से पूरा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, तो उस पर पूरे अमाउंट पे जो भी प्रीमियम है उस पर जीएसटी पे किया जा रहा है, उसका अपोर्शनमेंट क्या है, जीएसटी के एम्बिट में नहीं आएगा। कंडीशन क्या हो गई, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीड इंश्योरर पेज CGST, SGST, UTGST, IGST on the entire amount of premium paid by the insured। ठीक है, एक तो ये एक्टिविटी आ गई है। उसके अलावा देखिए सर्विसेज बाय इंश्योरर, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन, कौन सर्विसेज दे रहा है, इंश्योरर दे रहा है, किसको, री इंश्योरेंस कराई जा रही है। तो सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है, इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम, जो री इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर। ठीक है, जो री इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा उसका वो कमीशन डिडक्ट कर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी वेरिएबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, subject to the condition that central tax, state tax, union territory tax, IGST is paid by the reinsurer on gross reinsurance premium। ग्रॉस reinsurance premium पे reinsurer ने जब GST पे कर दिया है, payable by insurer to the reinsurer inclusive of the said ceding commission of the reinsurance commission। तो फंडामेंटली कमीशन एलिमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा अगर ग्रॉस री प्रीमियम पे री ने क्या है, जीएसटी पे कर दिया। तो दीज टू एक्टिविटीज आर नाउ कवर्ड इन शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 के एम्बिट में आ गई है, विच विल बी रिगार्डेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर से सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक तो जो को इंश्योरेंस है और एक क्या है जो इंश्योरेंस सीड किया जा रहा है, सीडिंग इंश्योरेंस। अब मैंने क्या बताया था आपको कि सर्टेन सर्कुलर्स हैव बीन इशूड, वो बता रहे हैं कि भाई स्कोप ऑफ सप्लाई के रिलेशन में। तो देखिए यदि होल्डिंग कंपनी है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये आउटसाइड इंडिया है, और ये है सब्सिडियरी कंपनी, ये इंडिया में है, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या दे के
एम्प्लॉयज को क्या दे रही है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रही है, एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान दे रही है, या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स दे रही है, जिसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, सब्सिडरी पे कर रही है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी है, ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी रहेगा, इस पे नो जीएसटी इज पेएबल, इस पे कोई जीएसटी पेएबल नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज रहेगा, कोई जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। अब बात ये आती है कि अगर सपोज कीजिए ओवर एंड अबव कॉस्ट कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है, कमीशन वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा, जो कमीशन वगैरह चार्ज किया जा रहा है ये हो जाएगा ट्रांजैक्शन जो फैसिलिटेट कर रहा है दिस ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, तो इस कमीशन पे जीएसटी लेविएबल हो जाएगा अंडर आरसीएम, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फंडामेंटली व्हाट दे आर सेइंग इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर फॉरेन होल्डिंग कंपनी इशूज ईसॉप या ईएसपीपी या रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स टू एम्प्लॉइज ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी एंड डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी reimburses the cost of such securities or shares to foreign holding company on cost to cost basis. ठीक है, however in cases where additional amount over and above cost of securities is charged, or shares is charged by foreign holding company, GST would be leviable on RCM on such additional amount charged as consideration for supply of services of facilitating or arranging transaction in securities या shares by foreign holding company. तो जहां पे एडिशनल अमाउंट चार्ज किया जा रहा है ओवर द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी, ऑन दैट जो सब्सिडरी है इंडियन सब्सिडी, उसको जीएसटी देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैनर में। फिर देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, ये इंश्योर्ड है, इसको कंपनसेशन दे रही है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड कह रहा है कि भाई जो सालवेज है मैं खुद ही रिटेन कर लेता हूं, और कंपनसेशन के अमाउंट में से सालवेज की वैल्यू को कम करके इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पैसा दे रही है। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर जीएसटी विल नॉट बी लेविएबल। ठीक है, परंतु अगर सपोज कीजिए पूरा का पूरा सालवेज इंश्योरेंस कंपनी को बिलोंग कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो सालवेज पे जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच सालवेज। तो ये एक सर्कुलर और जारी किया गया है कि वेयर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज दे आर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ सालवेज, दे आर डिडक्टिंग व्हाट, द वैल्यू ऑफ सालवेज फ्रॉम द क्लेम अमाउंट, सालवेज रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड, salvage remains the property of insured, and insurance company are not liable to charge GST liability on the same. इंश्योरेंस कंपनी को कोई डिस्चार्ज नहीं करना है जीएसटी लाइबिलिटी ऑन द सेम, क्योंकि वहां तो सालवेज किसकी प्रॉपर्टी है, इंश्योर्ड की है। However in cases where insurance claim is settled on full claim amount, insurance claim is settled on what, full claim amount, salvage becomes the property of insurance company and insurance company will be obligated to discharge GST on supply of salvage to the salvage buyer. अब जहां तक बात आती है फ्री वारंटी रिप्लेसमेंट्स की, जहां ऑथराइज्ड डीलर्स हो या मैन्युफैक्चरर्स हो कस्टमर से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हैं और जेन्युइनली वो फ्री रिप्लेसमेंट है, तो वो सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा क्योंकि कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है, जीएसटी पेएबल नहीं होगा। तो लायबिलिटी टू पे जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर्स ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, तो उस केस के अंदर क्या है, इफ नो कंसिडरेशन इज चार्ज बाय मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, इफ नो कंसिडरेशन इज चार्ज बाय मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, नो जीएसटी वुड बी पेएबल। ये सप्लाई के चैप्टर में जो सर्कुलर से वो डिस्कस किया अपन ने। अब बात आती है चार्जिंग सेक्शन की।
तो अपन ने देखा था कि जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे इन रिलेशन टू अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो कि मैन्युफैक्चर में काम में आता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब इन्होंने फाइनेंस एक्ट फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 ने क्लैरिफाई कर दिया, नवंबर के लिए अप्लाई होगा कि भाई कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा ऑन अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा ऑन अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, और से रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है या रेक्टिफाइड स्पिरिट है यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर कोई जीएसटी क्या है, लेवेबल नहीं होगा। तो दैट हैज बीन इंसर्टेड बाय द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट। फिर अपन ने देखा था 9(3) और 9(4) के अंदर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स वर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब इसमें एक और ट्रांजैक्शन इन्होंने ऐड कर दिया है सर्विसेज के रिलेशन में सेक्शन 9(3) में, कि अगर आप रेंटिंग की एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, कौन कर रहा है रेंटिंग की एक्टिविटी कैरी आउट, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो पहले ही आरसीएम लिया आए थे, अब यहाँ पे क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एनी बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, any unregistered person is renting that to a registered person, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा है, किसको रेंट आउट कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट आउट कर रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा उस केस के अंदर, यानी रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन द सेम। सिमिलरली गुड्स के रिलेशन में भी इन्होंने एक एंट्री ऐड की है जो कि मेटल स्क्रैप से रिलेटेड है। जो मेटल स्क्रैप है चैप्टर 72 से लेके चैप्टर 81 ऑफ द टैरिफ, कस्टम का जो 72 से लेके 81 टैरिफ में जो भी मेटल स्क्रैप फॉल कर रहा है, कौन सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, और किसको सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेम विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ रिवर्स चार्ज। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये अपने चार्जिंग चार्ज में अमेंडमेंट से वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर जहाँ तक कंपोजिशन सप्लाई की बात है, इसमें तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जो कंपोजिशन सप्लायर्स थे, इनको जीएसटीआर 4 फाइल करना था। पहले था 30 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अब इसको 30 अप्रैल से क्या हो गया, ये 30 जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब ये क्या हो गया, 30 जून ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर ये जीएसटीआर 4 फर्निश करना पड़ेगा। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है एग्जेम्पशंस। इस एग्जेम्पशन में अपने आ गया सेक्शन 11A। इस एग्जेम्पशन में अपने सेक्शन 11A, सेक्शन 11A क्या है, पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी, पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी नॉट लेवीड और शॉर्ट लेवीड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। तो एक जनरल प्रैक्टिस चली आ रही थी, इन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगना है, ठीक है, इन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगना है। अब बाद में ये डिसीजन आता है कि भाई इन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगना था, तो पुरानी रेट से सबसे ही रिकवरी हो, इट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल। उसके लिए क्या है, सेक्शन 11A इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू एग्जेम्प्ट जीएसटी which was not levied or short levied as a result of general practice. Central government has a power not to recover what GST which was not levied or short levied as a result of general practice. उनके पास अधिकार दे दिया है कि that GST will not be say recovered. फिर exemptions में देखिए, एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर एक ध्यान रखिएगा कि एक तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एफिलिएटेड, मतलब जो आपके नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज है, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या नाम कर दिया है, नेशनल काउंसिल ऑफ, नाम बदलने में एक्सपर्ट्स है तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके अलावा एक और एंट्री इन्होंने
दी है ये कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है या जो स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, वो क्या करता है, एफिलिएशन की सर्विसेज देता है। वो क्या देता है, एफिलिएशन की सर्विसेज देता है। ठीक है, स्कूल्स को एफिलिएशन देता है। तो उस केस के अंदर जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है फॉर दैट सेम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, इट वोंट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन provided by Central Board of Secondary Education, State Education Boards, etc., to schools established, owned, or controlled by central government, to schools established, owned, or controlled by central government, state government, union territory, local authority, governmental entity. The same are say exempt from GST. वो क्या रहेगी, exempt रहेगी। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवे सर्विसेज दे रहा है, अपन ने देखा था सेम इज कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बट सर्टेन सर्विसेज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज, उसको क्या है, जीएसटी से क्या है, एग्जेम्प्ट किया है, दे हैव बीन मेड एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो पहली देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को जो सर्विसेज दी जा रही है, कौन सी सर्विसेज हो गई, बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स की सेल हो रही है। फिर हम जाते हैं रेलवे में, तो हो सकता है अपने को वहाँ रुकना हो, तो रिटायरिंग रूम्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स। फिर है क्लोक रूम सर्विसेज, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज बाय इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, facility of retiring room, waiting rooms, okay, cloakroom services, battery operated car services, they have been made exempt. They are say exempt from tax. So services provided by Ministry of Railways, Indian Railways to individuals by way of sale of platform tickets, facility of retiring room, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services have been made exempt. इसके बाद देखिए, जो services provided by one zone या division, services provided by one zone या division under Ministry of Railways, Indian Railways to another zone or division under Ministry of Railways, Indian Railways are exempt. तो inter zone या जो डिवीजन है सर्विसेज, वो भी क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है, वो भी क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और इसको लीज पे दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। अब ये इसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्या कर रही है, इसका से ऑपरेट और मेंटेन कर रही है। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर जो भी सर्विसेज स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो भी सर्विसेज स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को, बाय वे ऑफ अलाउिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय देम, टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय देम ड्यूरिंग कंसेशन पीरियड, ड्यूरिंग व्हाट, कंसेशन पीरियड, against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways, Indian Railways to special purpose vehicle in relation to said infrastructure built and owned by SPVs during concession period against consideration, the same has been made exempt. To services provided by special purpose vehicle to Ministry of Railways, Indian Railways by way of allowing Ministry of Railways, Indian Railways to use infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways, Indian Railways to SPV in relation to the said infrastructure built and owned by the SPV. दोनों ही तरह से ये exemption दे रखा है। फिर जो services which are provided by governmental authority, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को
जो सर्विसेज दी जा रही है बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, slum improvement and upgradation, they have been made exempt from tax. So services provided to a governmental authority by way of water supply, public health, sanitation conservancy, solid waste management, slum improvement and upgradation, they have been what? Made exempt from tax. फिर जो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज है, इसमें फंडामेंटली सर्टेन अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड आउट, पहले भी कैरी आउट किए थे, फिर वापस से कैरी आउट किए। तो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू स्किल डेवलपमेंट, वो क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या हो गया? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो एग्जेम्प्ट है। अवॉर्डिंग बॉडीज है विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVET, उनकी अवॉर्डिंग बॉडीज। असेसमेंट एजेंसीज हो गई रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVET, एंड ट्रेनिंग बॉडीज which have been accredited with awarding body that is recognized by NCVET in relation to National Skill Development Program implemented by NCDC, Vocational Skill Development Course under National Skill Certification and Monetary Reward Scheme, and National Skill Qualification Framework aligned to qualification or skill in respect of NCVET है an approved qualification package, उसकी exemption दिया हुआ है। और जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? NCVET कर दिया गया। फिर देखिए, अगर कोई रेंटिंग की सर्विसेज है, हमने देखा था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, वहां टैक्स लग रहा है रिवर्स चार्ज पे। अदरवाइज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विसेज है फॉर यूज एज रेजिडेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो एग्जेम्प्ट है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग for use as residence except when residential dwelling is rented to registered person। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन भी है और सेल्फ यूज के लिए ले रहा है उसके काम में, जैसे कंपोजिशन सप्लायर खुद के यूज के लिए ले रहा है उसको काम में, तो एग्जेम्पशन रहेगा। अदरवाइज टैक्सेशन है और रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्सेशन है। पर ये एग्जेम्पशन कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है? ये अमेंडमेंट है। एग्जेम्पशन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज, exemption will not be applicable to accommodation services for students in student residences, accommodation services provided by hostels, camps and paying guests etc। इसके लिए अलग से क्या है? एंट्री क्रिएट की। इसके लिए अलग से एंट्री क्रिएट की है। उन्होंने क्या बोला कि जो भी अकोमोडेशन की सर्विसेज हैं, कौन हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर मंथ पर पर्सन। जहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर मंथ पर पर्सन, और जहाँ मिनिमम स्टे क्या है? 20 दिन हो। मिनिमम स्टे क्या हो? 90 दिन हो, सॉरी 90 डेज हो। तो 20,000 रुपए पर मंथ पर पर्सन, मिनिमम स्टे 90 डेज का हो, तो वो अकोमोडेशन सर्विसेज की को भी क्या कर दिया है? द सेम हैज बीन मेड एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर मंथ, less than or equal to 20,000 per month per person, okay, minimum period 90 days have been made exempt। फिर जो ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटर्स ऑन रेंट, जो मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट है, टेस्टिंग ऑफ मीटर्स है, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, सर्विस लाइंस, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स, उस पर GST लेविएबल नहीं होगा। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स एंड सर्विस लाइंस, ठीक है।
issuing duplicate bills, the same will be what? Exempt from tax. वो क्या रहेगा? Exempt रहेगा. फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड कौन के द्वारा? जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच हैव बीन अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस विच हैव बीन नोटिफाइड अंडर 3512 और 3513, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सर्विसेज दे रहे हैं अंडर गवर्नमेंट, जहां उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रही है, ठीक है, कंसिडरेशन मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, उसको क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है. द सेम हैज बीन मेड से एग्जेम्प्ट. तो देखिए, research and development services against consideration received in form of government grants supplied by a governmental authority, entity या research association, university, college या institution notified under 3512 या 3513, same has been made क्या? exempt. उसको क्या कर रखा है? exempt कर रखा है. फिर देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी जो कि एयरलाइंस कंपनी है, फॉरेन एयरलाइंस कंपनी है, वो सर्विसेज इंडिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट है, वो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन. तो दैट सर्विसेज विल बी ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. वैल्यूएशन नहीं करना, उस केस में एग्जेम्पशन उन्होंने प्रोवाइड किया. तो दीज वर दी एग्जेम्पशंस जो आपने आएंगे. प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेशन में भी दे हैव इशूड सर्टेन सर्कुलर्स, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए. जो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है, एग्जाम्स में सर्कुलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो आते हैं. कौन से सर्कुलर्स आ रहे हैं देखिए. तो एक तो देखिए, अपन ने बोला था 10(1) CA, इसमें ओवर द काउंटर सेल हो रही है. तो अब यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल दे रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मिस्टर एक्स है, वो राजस्थान में है, उसने ऑर्डर दिया, बिलिंग एड्रेस तो अपना बताया, डिलीवरी उसको जो गुड्स की दी जाएगी वो उसके सन को दी जाएगी, वो कि दिल्ली में है. तो अब यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इनवॉइस में डिलीवरी कहाँ दी जा रही है? दिल्ली में दी जा रही है. तो दिल्ली बन जाएगी इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या बन जाएगी? दिल्ली बन जाएगी. तो देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स particularly being supplied through e-commerce platform, which has been supplied through e-commerce platform to unregistered persons. किसको दी जा रही है? To unregistered persons where billing address is different from address of delivery of goods. जब billing address is different from address of delivery of goods, तो place of supply क्या हो जाएगी? Delivery address हो जाएगी. फिर है custodial services. जो custodial services है, जो कस्टोडियल सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. तो जब अपन ने बात की थी बैंकिंग कंपनी की, जो अकाउंट होल्डर्स को जो सर्विसेज दी जाती है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो अकाउंट होल्डर्स को सर्विसेज दी जाती है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अकाउंट होल्डर्स को जो सर्विसेज दी जा रही है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो तो 13(8) के अनुसार होती है.
परंतु इन्होंने बोल दिया कि जो बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कस्टोडियल सर्विसेज दे रहे हैं, कस्टोडियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर दिस इज नॉट अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स इन ऑर्डिनरी कोर्स और नॉर्मल कोर्स। इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है 13(2) के अनुसार डिटरमाइन होगी, ना कि 13(8) के अनुसार, और इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसकी क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। दैट इज कस्टोडियल सर्विसेज provided by banks or financial institutions to foreign portfolio investors are not to be treated as services provided to account holders, hence not covered under section 13(8)(a) of the IGST Act. Place of supply is to be determined as per section 13(2) of the IGST Act. Then place of supply of data hosting services. Place of supply of what? Data hosting services. Data hosting services provided by data hosting service supplier. Data hosting service supplier यहां पे है, ये यहां पे बैठा है, विदेश में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सप्लायर। तो बेसिकली यहां पे ये ना तो 13(3) में आ रहा है क्योंकि इट इज नॉट सर्विसेज इन रिलेशन टू गुड्स या इट इज नॉट सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। तो डेटा होस्टिंग सर्विस सप्लायर जो है, जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सप्लायर को, जो कि आउटसाइड इंडिया, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई किससे डिटरमाइन होगी? 13(2) के अनुसार होगी। That is what? The place of supply of data hosting services provided by data hosting service provider located in India to overseas cloud computing service providers to be determined according to default provisions under section 13(2) of the IGST Act. That is location of the recipient of service. 13(2) के अनुसार उसकी क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी। फिर आती है बात हमारे पास क्या, जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है। अब यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट है, उसने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से एग्रीमेंट एंटर किया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या जो भी आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उन लोगों से क्या है, एग्रीमेंट किया। तो बेसिकली एक तो ये है कि ये अगर ब्रोकर जैसे एक्ट करे और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हो और ये ब्रोकर हो, तब तो 13(8) लगेगा। अदरवाइज यहाँ अगर ये ब्रोकर जैसे एक्ट नहीं कर रहा है, इसने स्पेस ले ली है, सारी डीलिंग्स ये कर रहा है और फिर ये बिलिंग फॉरेन कंपनी को कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर जो भी फॉरेन क्लाइंट है उसको कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में प्लेस ऑफ सप्लाई 13(2) के अनुसार सब डिटरमाइन होगी। दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी to the foreign clients is to be determined as per the default provisions, that is section 13(2) of the IGST Act. Place of location of the recipient of service, that is place of location of the recipient of service. नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का है। बेसिकली देखिए इसमें एक जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, उनके जो फॉर्मूला है रिफंड लेने का उसमें सब्सटेंशियल चेंज आया है। बेसिकली जो 89(4)(a) और 89(4)(b) जो रूल था उसको हटा दिया गया है। तो उसको हटाने से जो फॉर्मूला बिल्कुल ही इजी हो गया है। क्या फॉर्मूला हो गया कि जो मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल होगा वो क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाई में जो आईटीसी का मैक्सिमम रिफंड होगा नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड supply of goods plus services, zero rated supply of services divided by adjusted total turnover। तो जहाँ जहाँ यहाँ 89(4)(a) और 4(b) का रेफरेंस आ रहा था, चाहे वो नेट आईटीसी में आ रहा था, चाहे ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आ रहा था, या फिर गुड्स के टर्नओवर में आ रहा था, तो ये अब ओमिट हो गया है क्योंकि ये सेक्शन ही ओमिट हो गए, रूल ही ओमिट हो गया, तो फिर ये ओमिशन हो गया। तो रिफंड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू द नेट आईटीसी, इनटू द नेट आईटीसी। Refund amount means the maximum refund that is admissible.
नेट आईटीसी क्या हो गया? मींस आईटीसी विच हैज बीन अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। क्या हो गया? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस व्हाट? द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ठीक है, एक तो ये वैल्यू हो गई, और ये इस वैल्यू का मतलब क्या है? ये वैल्यू है इनवॉइस वैल्यू या एफओबी वैल्यू इन शिपिंग बिल, जो भी दोनों में से लेस हो। और इसी तरह के माल को डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो तो उसकी 1.5 टाइम्स, जो भी इन दोनों में से कम होगी वो क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू। क्या हो गई वैल्यू? वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या एलयूटी। दूसरा हो गया वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, ये तो ये हो गया। और turnover of zero rated supply of service means what? The value of zero rated supply of services made without payment of tax under bond या LUT calculated in the following manner, namely एक हो गया आपके जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का किस तरह से निकालोगे? जो भी आपको पेमेंट्स रिसीव हुए ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, उसमें से अगर कोई एडवांस पेमेंट मिल गया है जिसकी सप्लाई ऑफ सर्विस आप आगे प्रोवाइड करोगे, हटा दो, और पिछले क्वार्टर्स में या पिछले जो आपका पीरियड है उसमें अगर आपको कोई एडवांस मिला था जिसकी सर्विस प्रोविजन अभी हो रही है उसको ऐड कर दो। यानी पैसा जो मिला जो सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट करी है अंडर बॉन्ड या एलयूटी, उसका कंसिडरेशन करना है। इसी हिसाब से एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या हो गया? जो भी टर्नओवर है इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, तो ये जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर था ऐसे ही निकाला जाएगा, और प्लस एंड टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इसका ऐसे निकलेगा, और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज उसमें से हटा दिया क्या जा रहा है अपने का? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स अपन ने बता ही दिया कि लोअर ऑफ क्या होगी? एफओबी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यही एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए भी हम कंसिडर करेंगे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये जीरो रेटेड वाला अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर जहाँ तक आपकी बात सर्विसेज की बात आती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, तो एक तो हो गया डेट ऑफ पेमेंट था। डेट ऑफ पेमेंट क्या था उस केस में? जब सेम इज रिकॉर्डेड इन बुक्स और रेसिपिएंट या डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। दूसरा था 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, when invoices was required to be issued by the when invoice is required to be issued, अब ये कर दिया when invoice is required to be issued by supplier, पर अगर invoice is not required to be issued by supplier तो date of invoice हो जाएगी उस केस में when invoice is issued by recipient, या तो ये अनरजिस्टर्ड से जब परचेज होती है तब इनवॉइस रेसिपिएंट को जारी करनी पड़ती है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एज से अर्लियर, ये बन जाएगी उसमें क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज इज व्हाट? डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। एक हो गया 61st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। इनवॉइस in cases where invoice is required to be issued by the supplier, तो वहां हो जाएगा date of issue of invoice by the recipient. In cases where invoice is required to be issued by the supplier, the date of issue of invoice by the recipient, ये in case यहाँ से आ रहा है इसको invoice, and the date of issue of invoice by the recipient in case where the invoice is say required to be issued by the recipient. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ आप देख लीजिए वापस से आरसीएम में क्या हो गया? आरसीएम में क्या हो गया? सर्विसेज में
date of payment as entered in the books of accounts or recipient, या date when the payment is debited from the bank account which was earlier. एक हो गया 61st day from the date of issue of invoice by the supplier in case where invoice is required to be issued by the supplier, or the date of issue of invoice by the recipient in case where invoice is issued by the recipient. नेक्स्ट है वैल्यू में. वैल्यू के अंदर जो कॉर्पोरेट गारंटी वाला नियम था उसमें से थोड़ा चेंज किया है कि अगर सपोज कीजिए ये जो पर्सन जिसको ये सर्विसेज मिल रही है कॉर्पोरेट गारंटी की, ही मस्ट बी रिलेटेड पर्सन इन इंडिया. कहाँ होना चाहिए? रिलेटेड पर्सन इंडिया में होना चाहिए. तो से होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है, सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, और होल्डिंग कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की है. किसको दी है? ये सब्सिडरी के रिलेशन में बैंक को दी है. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? 1% द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड पर एनम हो गई है. 1% पर एनम है, 1% पर एनम है. और द एक्चुअल कंसिडरेशन विच आर से हायर. अगर रेसिपिएंट इज एंटाइटल्ड टू फुल आईटीसी, तो जो भी इनवॉइस वैल्यू होगी दैट विल बी दी ओपन मार्केट वैल्यू. उसको ही क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये कॉर्पोरेट गारंटी का देख लीजिएगा. फिर नेक्स्ट जो है हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट आए हैं ये देखिए. What one is what? Time limit for availment of the ITC. 16(6) में time limit for availment of ITC on account of restoration of registration. Time limit for availment of ITC on account of restoration of registration. तो ये एक तो जो अपना नॉर्मल टाइम लिमिट थी, वो क्या थी? 30th November following the end of the financial year in which to which the invoice or debit note pertains, or the furnishing of the annual return, actual date of furnishing of annual return which was earlier. ये तो नॉर्मल टाइम लिमिट आ ही रही थी. और एक आ गया क्या? जो आईटीसी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले कैंसिल हो गया फिर रीस्टोर हो गया, और रीस्टोरेशन से 30 दिन के अंदर अपन ने जो रिटर्न फाइल कर दिया है, ठीक है, वो रिटर्न आ जाएगा विच एवर से लेटर. सो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड in the return under section 439 filed up to 30th November following the end of financial year to which the invoice or debit note pertains, or furnishing of annual return which was earlier. एक तो ये हो गया. और for the period from the date या effective date of cancellation of registration, from the date या effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration. Till the date of what? Order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration which was later. Then in case of RCM supplies which are received by recipient from unregistered supplier, in case of RCM supplies received by recipient from unregistered supplier, इनवॉइस हैज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट हिमसेल्फ. ये भी अपन ने ऊपर भी देखा था. तो वहां जो टाइम लिमिट हो जाएगी अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की, वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी. इस फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करेंगे. अब अगर लेट इनवॉइस जारी की गई तो उसको इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देनी है, ये तो बात अलग हो गई. पर आईटीसी के अवेलमेंट की पर रोक नहीं लगेगी. आईटीसी टाइम बार्ड नहीं होगा उस केस में. इस इश्यू ऑफ इनवॉइस से ही चलेगा टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी. इस सर्कुलर ने एक्सप्लेन किया कि इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाईज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट from unregistered supplier, invoice is to be issued by recipient himself. The relevant financial year to which the invoice pertains
for purpose of time limit for availment of ITC under 16(4) of the CGST Act in such cases shall be the financial year for issuance of invoice only. That will be the financial year for issuance of invoice only. फिर ISD की बात करें, ISD में की डेफिनेशन में इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि अब ISD जो RCM के तहत टैक्स लग रहा है 93 और 94, उसके इन्वॉइस के उससे रिलेटेड इन्वॉइसेस से के रिलेशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है. 93 और 94 में RCM के तहत जो टैक्स लग रहा है, ISD कैन इशू invoices for distribution of ITC related to section 9394 also. Basically suppose कीजिए यहां पे यूनिट 1 है, इसने क्या किया, RCM के तहत टैक्स पे किया, ISD भी उसी स्टेट में होना चाहिए. सपोज करो दिल्ली में है तो ये भी दिल्ली में हो, फिर ये इसने RCM के तहत टैक्स पे कर दिया, ये इनवॉइस जारी करेगी ISD को, और फिर ISD क्या करेगा, इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सप्लाइंग यूनिट्स. तो ISD बेसिकली इज व्हाट, ऑफिस meant to receive tax invoices towards receipt of input services including invoices in respect of services liable to be taxed under 93 or 94. ये चेंज कर दिया है. And distribute the credit of the taxes paid on such input services to supplier units having same PAN proportionately. अब यहाँ पे देखिए, for the distribution of ITC in respect of input service attributable to one or more distinct persons subject to levy of tax under RCM, ये subject to levy of tax under RCM, a registered person having the same PAN and state code as of ISD, registered person जिसका same PAN और same state code है as of ISD, they may issue an invoice या credit note या debit note as per the provisions of Rule 54(1)(a) to transfer credit of such common input service to ISD, and such credit shall be distributed by said ISD in manner as provided in 39(1). तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि 93 और 94 वाला जो है उसका भी क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. अब नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तो देखिए अपन ने बोला था कि अगर कोई पर्सन है बेसिकली जिनको एग्जेम्पशन दे रखा है रजिस्ट्रेशन से, तो अगर आप सिर्फ वही सप्लाईज कर रहे हो विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर RCM, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. बट ये जो आपके मेटल वाला चैप्टर ऊपर देखा था अपन ने, मेटल स्क्रैप से रिलेटेड, जहां RCM के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं, वहां सप्लायर को ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. ही वोंट बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन. जहां ये मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है, भले ही से वो RCM के तहत टैक्स लग रहा है, बट ही वोंट बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जेम्पशन. सप्लायर को इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. एक अमेंडमेंट ये कैरी आउट किया गया है. देन जो बात करें हम कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन तब भी कैंसिल किया जा सकता है यदि पेंडिंग रिटर्न्स आपके रिवोकेशन हो गया, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, यानी रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो गया और पेंडिंग रिटर्न्स आपने फर्निश नहीं किए हैं. पेंडिंग रिटर्न्स हैव नॉट बीन फर्निश्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. पेंडिंग रिटर्न्स आर नॉट फर्निश्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ से रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है. देन
नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें हम। पेमेंट ऑफ टैक्स में जो इंटरेस्ट के प्रोविजंस है उसमें एक अमेंडमेंट आया है कि अगर आपने पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जमा करा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अपन ने पैसा जमा करा दिया ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ई कैश लेजर में आपने पैसा जमा करा दिया ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, ये पैसा आपने जमा करा दिया। तो ई कैश लेजर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आप पैसा जमा करा चुके हो, रिटर्न आपका लेट हो गया, रिटर्न इज बिलेटेड, तो इस अमाउंट पे नो इंटरेस्ट विल बी लेवीड, इस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा, इस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा, नहीं होगा इस अमाउंट पे इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड बैलेंस ये मेंटेन रहे जब तक आप ना रिटर्न फाइल नहीं करते। लॉजिकल, आप पैसा तो जमा ही करा ही चुके हो, लेट हो गया रिटर्न, तो इस अमाउंट पे क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर ये बैलेंस मेंटेन रहता है। तो इंटरेस्ट इज नॉट टू बी लेवीड on the amount credited in e-cash ledger, in e-cash ledger on or before the due date of filing the said return and lying in the said ledger till the date of debit at the time of filing the return, जब ये अमाउंट डेबिट हो जाए at the time of filing the return। एक ध्यान रखिएगा कि जो टीसीएस की रेट है, टीसीएस की रेट, जो टीसीएस की जो रेट है 0.25% CGST and 0.25% SGST and 0.5% IGST, इस रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा। जो टीसीएस की रेट अब क्या हो गई, 0.25% CGST हो गया, 0.25% SGST हो गया, या 0.5% क्या हो गया, IGST हो गया। ये रेट में अमेंडमेंट आ गया है, पहले ये दुगनी थी यानी 0.5% CGST, 0.5% SGST और IGST की रेट 1% थी, दैट हैज बीन नाउ अमेंडेड। तो ये ध्यान में रखिएगा, रिवाइज्ड इसी रेट से आपको क्या है, टीसीएस को कैलकुलेट करना है। तो टीसीएस के अंदर ये अमेंडमेंट आया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर द रेट्स, ठीक है। टीसीएस वाले चैप्टर के अंदर ये आपको ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है। जीएसटीआर 1 में रिटर्न्स वाली बात करें, जीएसटीआर 1 में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होती थी, इनवॉइस वाइज डिटेल्स। एक तो B2B सप्लाईज की देनी होती थी और एक B2C सप्लाईज है अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई। और जब वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, अब इस 2.5 लाख एक्सीड कर रही है 2.5 लाख, तो आपको क्या है, इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। अब इस 2.5 लाख की लिमिट को रिड्यूस करके क्या कर दिया है, 1 लाख कर दिया है। यानी अब अगर आपके B2C सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनवॉइस वैल्यू है, तो आपको ये आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स उसके रिलेशन में देनी पड़ेगी। GSTR 1 के अंदर दे हैव कैरिड आउट दिस अमेंडमेंट कि B2C interstate supplies where invoice value is exceeds rupees 1 lakh, so invoice wise details will be required. B2C supplies, interstate supplies, invoice value is exceeds what, 1 lakh, so invoice wise details are required to be uploaded. Invoice value does not exceed 1 lakh, then consolidated details are required to be say uploaded. उसके अलावा देखिए, एक इन्होंने क्या है, GSTR 1A की बात करी है। जब अपन ने GSTR 1 फर्निश कर दिया, जब अपन ने क्या है, GSTR 1 फर्निश कर दिया, ठीक है, 1 फर्निश करने के बाद GSTR 3B फर्निश करने की टाइमलाइन आती है।
इस दौरान आपको मालूम चलता है कि कोई इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आपने दे दिए करंट पीरियड में ही, और या फिर कोई ओमिशन हो गया है, तो इसके रिलेशन में आप क्या है GSTR 1A फर्निश कर सकते हो. दैट विल बी करेक्टिंग द डिटेल्स ऑफ द इन द रिटर्न फर्निश अंडर GSTR 1. ठीक है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो करंट पीरियड के अंदर. तो बेसिकली GSTR 1A ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स विच टैक्स पेयर मिस्ड आउट इन filing form GSTR 1 and to amend records which were already reported in same period in form GSTR 1 after furnishing GSTR 1 for tax period but before filing GSTR 3B for the said tax period. GSTR 1 और 3B के बीच में या 1A आप फर्निश कर सकते हो. फिर एक आप ध्यान रखिएगा कि जो GSTR 4 है, GSTR 4 है, उसकी जो टाइमलाइन है वो 30 अप्रैल से बढ़ा के क्या कर दिए, 30 जून कर दिए. 30 अप्रैल से बढ़ा के 30 जून कर दिए. यानी अपने को GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर में फाइल करना था अप टू 30 अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग FY. इसको अब आप क्या है 30 जून ऑफ सक्सीडिंग FY तक फर्निश कर सकते हो. GSTR 4 की टाइमलाइन चेंज हो गई है, 30 जून हो गई है. तो ये रिटर्न से रिलेटेड अपने अमेंडमेंट्स थे जो आप एक बार गो थ्रू कर लेना. फिर बात आती है रिफंड्स की. तो यहाँ पे वो 89(4)A जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, 89(4)A 89(4)B जो रूल थे वो क्या है ओमिट हो गए हैं. तो बेसिकली जो फॉर्मूला जहाँ जहाँ 89(4)A और 4B का रेफरेंस आ रहा था वहाँ से वो हट जाएंगे. और जो अनयूटिलाइज ITC का रिफंड कब अप्लाई एलिजिबल नहीं होगा, व्हेन गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये पहले भी आ रहा था. एंड इन केस ऑफ ए जीरो रेटेड सप्लाई, ये अब इन्होंने कर दिया है इन्वर्टेड में नहीं, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई. इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी यही एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का फॉर्मूला 89(4)A और 89(4)B का जो रेफरेंस आ रहा था एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में वो अब हट गया है. ठीक है, वो हट चुका है. नेट ITC में भी 89(4)A और 4B का जो रेफरेंस है वो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दैट रूल्स हैव बीन ओमिटेड. तो आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कितना रिफंड मिल रहा था, मैक्सिमम रिफंड क्या था, जो नेट ITC है इनटू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और इन सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, माइनस क्या whatever tax is payable on inverted rated supply of goods into net ITC plus ITC on input and input service. Net ITC में यहाँ ध्यान रखिएगा इनपुट का ये बात कर रहा है, इनपुट सर्विस इसके एम्बिट में नहीं आता है, कैपिटल गुड्स इसके एम्बिट में नहीं आता है. ठीक है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर. जीरो रेटेड सप्लाई में इनपुट और इनपुट सर्विसेज आता है. देन अब देखिए 73, सेक्शन 73 जो टैक्स डिमांड से रिलेटेड है, सेक्शन 74 जो टैक्स डिमांड से रिलेटेड है, सेम विल नॉट बी एप्लीकेबल, सेम विल नॉट बी एप्लीकेबल आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 23-24. ठीक है, 23-24 तक की ये अप्लाई होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा. उसकी बजाय इन्होंने नया सेक्शन 74A बना दिया है. ये नॉन फ्रॉड केस में था, ये फ्रॉड केस में था. अब एक सिंगल सेक्शन है, ये नवंबर वाले बच्चों के लिए काम आएगा. तो बेसिकली द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 टैक्स डिमांड्स की जब हम बात करें
provisions of section 73 and 74 shall be applicable for determination of tax demands pertaining to period up to 31st, that is up to financial year 23rd, 23, 24 and not afterwards. Afterwards के लिए आपके पास क्या है, 74A है. तो 74A basically deals with what? Determination of tax not paid or short paid. Determination of tax not paid or short paid, or RNSC refunded, or ITC wrongly availed or utilized for any reason pertaining to financial year 24-25 onwards. So determination of tax not paid, short paid. तो ये दोनों के लिए आ गया. फ्रॉड केसेस के लिए भी है एंड नॉन फ्रॉड केसेस के लिए भी है. फ्रॉड केसेस के लिए भी है एंड नॉन फ्रॉड केसेस के लिए भी. दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, और एनएफसी रिफंडेड और आईटीसी wrongly availed या यूटिलाइज फॉर एनी रीजन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25. तो बेसिकली यहाँ शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स फॉर फ्रॉड एंड नॉन फ्रॉड केसेस कि if tax has not been levied or tax has not been paid या short paid, ITC जो है wrongly avail या utilize कर लिया, चाहे fraud का issue हो चाहे non fraud का issue हो. And what is the time limit for issuance of show cause notice? Time limit यहाँ पे रहेगी 42 months from the due date of furnishing of the annual return. Time limit रहेगी 42 months from the due date of furnishing of the annual return or the date of actual date of the erroneous refund. ठीक है, refund के केस में erroneous refund. फिर यहां पे रेस्ट प्रोविजंस तो मोटा मोटी सेम ही है कि यदि बात वाले पीरियड का मालूम चलता है कि भाई उसी नेचर का ग्राउंड्स वही हैं, उसी तरह का टैक्स इवेजन हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ फर्निश गिविंग अ शो कॉज नोटिस वो एक स्टेटमेंट दे देंगे ऑफ द रेलेवेंट पीरियड और दैट विल बी डीम्ड टू बी व्हाट, शो कॉज नोटिस. ग्राउंड्स रिलाइड अगर सेम है तो the service of statement for tax demands, service of statement for tax demands for subsequent period if grounds relied are same as of the SCN and the same will be deemed to be what, the show cause notice. ये क्या मान लिया जाएगा, show cause notice मान लिया जाएगा. पेनल्टी कितनी रहेगी, पेनल्टी सेम है. नॉन फ्रॉड केसेस में 10% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन और 10,000 रुपीज विच एवर से हायर. फ्रॉड केसेस के अंदर 100% ऑफ द टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन. फ्रॉड केसेस में 100% ऑफ द टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन. एडजुडिकेशन कितने टाइम के अंदर हो जाएगा, 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस. सो प्रॉपर ऑफिसर विल एडजुडिकेट द केस determining the amount of tax, interest and penalty due from such person and will give an adjudication order within 12 months from the issuance of SCN. इस पीरियड को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है 6 months by commissioner, 6 months by commissioner or an officer not below the rank of the JC. जहां तक अपन पेनल्टी की बात करें नॉन फ्रॉड केसेस में, अगर शो कॉज नोटिस आने के पहले ही आपने टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट जमा करा दिया, पेनल्टी नहीं लगेगी. शो कॉज नोटिस आने के बाद 60 दिन के अंदर आपने ऑन द इशुएंस ऑफ SCN टैक्स इंटरेस्ट का जमा करा दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी. उसके बाद एडजुडिकेशन के 60 दिन के अंदर जमा कराओ चाहे 60 दिन के बाद जमा कराओ, एडजुडिकेशन होने के बाद आपके पेनल्टी लग रही है कितनी, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज विच इज हायर. 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और से 10,000 रुपीज से विच इज हायर. ये तो नॉन फ्रॉड केसेस की बात हुई. जब आई फ्रॉड के केसेस की बात, फ्रॉड में केसेस में शो कॉज नोटिस आने से पहले ही अपने को पता चल गया, डिपार्टमेंट आए, उन्होंने बताया कि भाई ये इशू है, हम SCN आपको जारी करेंगे, तो प्रायर टू दैट आप टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करा दो. वहां पेनल्टी कितनी रहेगी, 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट. वहां पेनल्टी कितनी रहेगी, 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट. नहीं तो फिर शो कॉज नोटिस का इंतजार कर दो, उसका SCN आने के 60 दिन के अंदर वो पैसा जमा करा देते हो तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी कितनी रहेगी, 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट. नहीं तो एडजुडिकेट करते हो, एडजुडिकेशन के 60 दिन के अंदर जमा करा देते हो तो 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट. अदरवाइज फिर वो क्या हो जाएगी, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट की पेनल्टी होगी. 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी. ये है फ्रॉड केसेस में. द पेनल्टी शैल ऑल्सो नॉट बी चार्जेबल इन केस यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपने कलेक्ट कर लिया और पे कर लिया कितने टाइम के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. 30 दिन के अंदर पैसा जमा करा दिया तो पेनल्टी लगेगी नहीं. उसके अलावा एडजुडिकेशन की टाइम लिमिट दे रखी है आपको कि भाई जो भी एडजुडिकेशन की टाइम लिमिट है उसमें अगर एडजुडिकेशन नहीं हुआ,
उसमें अगर एडजुडिकेशन नहीं होता है, जैसे वहाँ 3 साल की टाइम लिमिट थी 73 में, 74 में 5 साल की टाइम लिमिट थी, यहाँ कितनी टाइम लिमिट है, शो कॉज नोटिस जारी करने से 12 महीने की जो टाइम लिमिट है उसमें अगर एडजुडिकेशन नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। एससीएन जारी करने की टाइम लिमिट से 42 महीने की एससीएन जारी करने की टाइम लिमिट है, और उससे 12 महीने में एडजुडिकेशन करने की टाइम लिमिट है, एक्सटेंशन 6 महीने का। उस टाइम में अगर एडजुडिकेशन नहीं होता है तो प्रोसीडिंग्स विल बी से डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। तो ये डिमांड्स एंड रिफंड्स वाले चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है। फिर देखिए अपने अपील्स और रिवीजन में, एक तो देखिए जो नवंबर के बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसमें जो प्री डिपॉजिट की लिमिट है, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जेसी अपील्स, वहां लिमिट कितनी है, वो रिड्यूस कर दी है 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। एक तो जो आपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो एडमिट किया वो तो देना ही है, टैक्स 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। पहले था सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़, इसको रिड्यूस करके अब 20 करोड़ कर दिया है। सीजीएसटी 20 करोड़, एसजीएसटी या 40 करोड़ आईजीएसटी। और यही जो आईटीएटी में थी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ये जो लिमिट थी 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया है 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट कर दिया है। जहाँ ये 50 करोड़ था उसको भी 20 करोड़ कर दिया है, यहाँ 50 करोड़ था उसको भी 20 करोड़ कर दिया है, यहाँ 100 करोड़ था वहाँ 40 करोड़ हो गया। ये ट्रिब्यूनल में भी प्री डिपॉजिट की मतलब अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया। एक तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक जो अपील फीस थी ट्रिब्यूनल में वो 1000 रुपीज पर लैक ऑफ आईटीसी, पर लैक ऑफ टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व, मैक्सिमम 25,000 थी, मिनिमम जो है मिनिमम 5,000 रुपीज है। मिनिमम क्या है 5,000 रुपीज की फीस। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम अपील में जाते थे तो हमारे तो था 3 महीने के अंदर अपील में जाओगे, ट्रिब्यूनल कैन कंडोन द डिले फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। डिपार्टमेंट वालों के लिए टाइम लिमिट थी 6 महीने, डिपार्टमेंट वालों के लिए टाइम लिमिट थी 6 महीने। अब उनके इसमें भी कंडोनेशन हो सकता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। प्री डिपॉजिट का अमाउंट मैं बता ही चुका हूँ आपको कि चाहे वो कमिश्नर अपील्स हो, चाहे वो आईटी हो, जीएसटी हो, द ट्रिब्यूनल में, कमिश्नर अपील्स में या जेसी अपील्स में मैक्सिमम प्री डिपॉजिट 40 करोड़ का है, 20 करोड़ सीजीएसटी, 20 करोड़ एसजीएसटी, जो नवंबर में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। ये 20% का था थ्रेशोल्ड, मतलब 10-20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जमा कराना पड़ता था जीएसटी 80 में, उसको रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दिया है। 20 करोड़ ही जो एडिशनल अमाउंट रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी मैक्स। तो ये अपील्स एंड रिवीजन की बात में आप ध्यान रख लेना। उसके अलावा इन्होंने रिवीजन में एक तो ये ध्यान रखिएगा जो प्रिंसिपल बेंच है, ऑफ जीएसटी 80, एक तो कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स देख रही है, और उसके अलावा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो था, जो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी था, उसकी जगह प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 विल बी एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ये प्रिंसिपल बेंच डिसाइड करेगी, यानी प्रिंसिपल बेंच विल बी दी एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो प्रॉफिटियरिंग के केसेस प्रिंसिपल बेंच डील करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स बाय डिपार्टमेंट टू ट्रिब्यूनल 6 महीने है, कंडोनेशन आई गई 3 महीने, मिनिमम यहाँ 5,000 रुपये की पेनल्टी मतलब फीस में बता ही चुका हूँ आपको। प्री डिपॉजिट का अमाउंट भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये चेंज होकर अब 10% हो जाएगा, और यहाँ 50 पर करोड़ की जगह 20 और 20 40 करोड़ हो जाएगा। फिर ये ध्यान रख लीजिएगा जो मॉनेटरी लिमिट्स इन्होंने फिक्स की है, जो डिपार्टमेंट वाले अपील में जाएं तो उसके लिए जो मॉनेटरी लिमिट्स फिक्स की है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 लाख है, जीएसटी 80 में 20 लाख है, हाई कोर्ट के अंदर 1 करोड़ है, हाई कोर्ट के अंदर 1 करोड़ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 करोड़ है ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व।
तो जीएसटी 80 में 20 लाख, हाई कोर्ट में 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर मिसलेनियस जो प्रोविजंस हैं उसमें आपके एंटी प्रॉफिटियरिंग पे आ जाइए। मिसलेनियस प्रोविजंस में एंटी प्रॉफिटियरिंग पे एक तो ये सनसेट क्लॉज प्रोवाइड कर दिया है इन्होंने कि अब एंटी प्रॉफिटियरिंग के कोई केसेस नहीं जाएंगे 1/4/2025 ऑनवर्ड्स। अथॉरिटी शैल नॉट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन आफ्टर 31st of March 25। और एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कौन हो गई? एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी अब हो गई है प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80। पहले कंपटीशन कमीशन था, अब प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 विल बी द एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 हैज बीन नोटिफाइड एज व्हाट? द एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ये तो अपने जीएसटी से रिलेटेड बात थी। जहां तक कस्टम्स में तो कोई खास मेजर अमेंडमेंट्स है नहीं। एक तो जो टैरिफ के अंदर चेंज आया है वो ये है कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, या एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई ऑन या सेफ गार्ड्स हो गई, उसमें ये बोल दिया है कि जो प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 है दे विल अप्लाई एज दे अप्लाई देयर, दे विल अप्लाई हेयर ऑल्सो। तो ये एक छोटा मोटा चेंज है। और एक जो आपके प्रोटेक्टिव ड्यूटी थी, जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी किस में लगती थी? सेक्शन 6 में। तो ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी की ओमिट हो गई है, द सेम हैज बीन ओमिटेड। ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी ओमिट हो गई है। और बाकी तो यही है कि जो सेफ गार्ड्स हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे एज दे अप्लाई वाइल एज दे अप्लाई इन कस्टम्स। प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट अप्लाई। इतना ही अमेंडमेंट है। सेक्शन 6 विच डेल्ट विद व्हाट? प्रोटेक्टिव ड्यूटी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल आवर अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट जो मेजर थे सारे हमने क्या है डिस्कस कर लिए। नवंबर और मई दोनों के हिसाब से डिस्कशन किया गया है। तो ये पूरा टेबल्स, चार्ट्स, फ्लो जो भी अपन ने बनाए, डायग्राम्स वगैरह, टेबल्स है, चार्ट्स है, फ्लो चार्ट्स है, ठीक है, पूरी चीज, पूरी कस्टम्स, पूरी जीएसटी, पूरी एक तरह से इसमें कवर्ड है। आप अच्छी से इसको अगर करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कोई भी चीज़ आपके टॉपिक क्या है मिस आउट हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई बुक। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट लेके इसको पब्लिक मतलब प्रिंट भी करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये समराइज हम लोगों ने किया है इसका, चाहे वो कस्टम्स हो चाहे वो जीएसटी हो। सो इट्स वेरी वेरी गुड। एग्ज़ाम के टाइम पे आप पूरी चीज़ को एकदम इजीली रिवाइज कर सकते हो इस बुक के माध्यम से। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर अमेंडमेंट्स जो अपन ने डिस्कस किए। ये आप कर लीजिएगा, दे आर मोर देन इनफ एंड दे विल बी हेल्पफुल in passing the exams with the flying colors. All the best of your exams.